नमस्कार बच्चों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन। आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 के अध्याय 3 चुनावी राजनीति की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चुनाव क्यों अर्थात चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है तथा हमारे देश की निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत हमने प्रथम चरण चुनाव क्षेत्र का निर्धारण तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण की चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम चुनाव प्रक्रिया के शेष 4 चरणों की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश के चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण हो गया, इसके पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण कर दिया गया। इसके पश्चात तीसरा चरण है मतदाता सूची। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्रों का फैसला हो जाता है तब ये तय किया जाता है कि कौन व्यक्ति वोट दे सकता है, कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की एक सूची चुनाव से काफ़ी समय पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में से वोटर लिस्ट भी कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। व्यवहार में इसका मतलब ये है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक व्यक्ति के मत का समान मूल्य अर्थात हर एक के वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। जब तक ठोस कारण ना हो किसी को मताधिकार से अर्थात मत देने से या वोट देने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई बहुत पढ़ा लिखा होता है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई सिख है। अनेक तरह के धर्म हैं तो हर कोई है तो आखिर इंसान ही और अपनी ज़रूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो उसे मत देने का अधिकार दिया गया है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, ये व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके नाम इस सूची से काट दिए जाते हैं अर्थात हटा दिए जाते हैं। हर 5 साल में मतदाता सूची का पूरी तरह से नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनावों में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को ये कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाता को ये पहचान पत्र साथ रखना होता है जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा ना डाल दे। पर मतदान के लिए ये कार्ड अभी तक सरकार द्वारा अनिवार्य नहीं किया गया है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। अगला चरण है उम्मीदवारों का नामांकन। हमने अभी ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए।
ये तभी संभव होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश ना हो, अर्थात किसी भी व्यक्ति पर चुनाव लड़ने के लिए कोई प्रतिबंध ना हो। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वो उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फ़र्क यहाँ पर रखा गया है, वो फ़र्क ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है वही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने के लिए 25 वर्ष आयु पूरी होना ज़रूरी है। उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन ये पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू की गई है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहा जाता है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की प्रणाली भी शुरू की गई है। अब हर एक उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देना होते हैं। कौन कौन से विवरण देना होते हैं, आइए हम उनको देखते हैं। उम्मीदवारों के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता का। जिस प्रकार से डॉक्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए या अन्य तरह के पेशों में जाने के लिए कुछ शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं, क्या उम्मीदवार के लिए भी कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है? आइए हम उस पर बात करते हैं। जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता ज़रूरी है, तो विधायक या सांसद जैसे महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता की ज़रूरत क्यों नहीं है? सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता ज़रूरी है। ठीक इसी प्रकार से विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता ये है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वो ये काम किस तरह से कर रहे हैं और ये काम कर भी पा रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज़ लेते हैं। अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो ये जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वो शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। जैसे यदि उम्मीदवारों के लिए BA, BCom या BSc की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया तो 90% से ज़्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। हमारे देश में चुनाव प्रणाली का 5वां चरण है चुनाव अभियान। चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को
सक्रिय करती हैं। इस अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती हैं। परंतु वास्तविकता ये है कि ये चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वादा किया कि वो सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। 1977 में हुए लोकसभा चुनावों में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वायदा किया। वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को नारा दिया था। 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना ज़रूरी होता है। चुनाव कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना। कोई भी उम्मीदवार जनता से जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है कि चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल न किया जाए। लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार क्षेत्र में 25 लाख रुपये और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाया जाता है तो जीतने के बावजूद भी उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन कानूनों के अलावा देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को ये सब करने की मनाही है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग करना, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारी का चुनाव में उपयोग करना, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। हमारे देश की चुनाव प्रणाली का 6वां और अंतिम चरण है मतदान और मतगणना। चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन भी कहते हैं। मतदाता सूची में नाम वाला हर एक व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। ये मतदान केंद्र अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है, जिससे कि वो देख सकें कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे। अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार दबा भर देना होता है। मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है। वहाँ सभी दलों के एजेंट रहते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके।
किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो और अखबारों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर होता है और वो इसकी खबरें पूरे विस्तार से देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो क्यों लोकतांत्रिक हैं। हम चुनावों में गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। इनमें मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की, अमीर उम्मीदवारों और पार्टी द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की, मतदान के दिन चुनाव धांधली की, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना। इनमें से अनेक खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने या टीवी पर देखने के बाद हमें दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकारती। इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो ये बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है कि कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं आ सकती। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आइए इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर सावधानी से गौर करते हैं। इनमें सबसे पहला है स्वतंत्र चुनाव आयोग। चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है ये देखना कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र हैं या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव और प्रभाव बनाती है? क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? क्या वो इन शक्तियों का वास्तव में प्रयोग करते हैं? हमारे देश के इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव होता है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। पिछले लगभग 25 सालों के दौरान निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है। साथ ही उसने अपनी शक्तियों का विस्तार भी किया है। अब ये आम बात हो गई है कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो वो फिर से वहां मतदान का आदेश देते हैं। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश मानना होते हैं।
अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो ये संभव नहीं हो पाता। दूसरा बिंदु है चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और सरल तरीका ये देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, ये हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। भारत में ये या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया है, जैसा कि आप यहाँ पर एक रेखा चित्र में देख रहे होंगे। दूसरा है भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। पश्चिम के लोकतंत्रों में स्थिति इसके उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। ये भी आप इस रेखा चित्र में देख रहे होंगे, जिसमें भारत और अमेरिका में विभिन्न सामाजिक समूहों में मतदान प्रतिशत की तुलना की गई है। नंबर 3 है भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वो राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। ये भी इस रेखा चित्र में दर्शाया गया है कि हमारे देश के 67% लोग मानते हैं कि उनके वोट से फर्क पड़ता है। अगला है साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2004 के चुनाव में 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। ये रेखा चित्र भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें भारत में हुए चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने वालों का प्रतिशत दिखाया गया है। अगला बिंदु है चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही होते हैं। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं है। आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़ ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफ़ी कुछ कह देते हैं। हमारे देश में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां ही हारी हैं। अमेरिका में मौजूदा चुनाव हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना हमारे देश में बहुत आम बात हो चुकी है। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। इन बातों से हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर ये बात लागू न होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से जीते हो सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं।
और यही चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। पर जब आप थोड़े ज़्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनावी मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं। ज़्यादा रुपये पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे ये कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोवेश एक जैसे होते हैं। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ये चुनौतियां भारत की ही नहीं हैं, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिति है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीज़ें गहरी चिंता का विषय हैं। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में ज़रूरी बदलावों की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। अब अभ्यास हेतु कुछ प्रश्नों को नोट कीजिए। हमारे देश में कितनी उम्र के पश्चात कोई नागरिक मत दे सकता है? प्रश्न क्रमांक 2, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होना आवश्यक है? प्रश्न क्रमांक 3, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? प्रश्न क्रमांक 4, लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? प्रश्न क्रमांक 5, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?